और क्या आपको पता है कि अगर आप स्पेस में एक बॉटल पानी ले जाओ तो वो पानी सबसे पहले उबलेगा और फिर कुछ देर बाद वो पानी जम जाएगा, इसके बावजूद भी कि स्पेस इतना ठंडा है। और क्या आपको पता है कि अभी हाल ही में नासा की कुछ साइंटिस्ट ने चांद पर एक पौधा उगाया, चांद पर, जहां ना तो मिट्टी है और ना पानी। पर कैसे, इन सब सवालों का जवाब मिलेगा आपको आज के इस वीडियो में। फैक्ट नंबर 18, नॉर्मली आप यहाँ अपने घर में और कोई मोमबत्ती जलाते हो तो ऐसा जलता है। इसका लॉ जो है वो बिल्कुल ऊपर की ओर उठा हुआ होता है ना। और क्या आपको पता है कि अगर आप स्पेस में मोमबत्ती जलाओ तो ऐसा नहीं बल्कि ऐसा जलेगा। वैसे तो इसके पीछे काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड फिजिक्स है जिसे समझना थोड़ा मुश्किल है, पर हाँ, इसके पीछे की वजह है स्पेस में मौजूद प्रेशर। आपको तो पता ही है कि अर्थ पर एक दिन 24 घंटे का होता है, जिसमें 12 घंटे के आसपास का दिन होता है अर्थ के एक साइड में और दूसरे साइड में रात होता है, जहाँ की उस वक्त सनलाइट नहीं पहुंचती। पर क्या आपको पता है यूरेनस पर का जो एक साइड होता है उसमें लगातार 42 सालों तक रात रहती है और दूसरे साइड में लगातार 42 सालों का दिन रहता है ना। अमेजिंग। आपको तो पता है कि सूर्य कितना बड़ा है, ये इतना बड़ा है कि इसमें 13 लाख पृथ्वी एक साथ समा सकती है और सन अर्थ के कंपैरिजन में लगभग 109 गुना बड़ा है। मतलब आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि सूर्य कितना बड़ा है। पर अभी आप और चौंकने वाले हैं। यूनिवर्स में एक स्टार है जिसका नाम है UY स्कूटी और ये पूरे यूनिवर्स का सबसे बड़ा तारा है। और पता है ये सूर्य से भी 1700 गुना ज्यादा बड़ा है। आप समझ रहे हो ये कितना बड़ा है। हमारे सोलर सिस्टम में लगभग 8 प्लैनेट्स हैं जिनमें हर किसी का नाम याद रखना थोड़ा मुश्किल होता है, और अगर आपको उन्हें उनके करेक्ट ऑर्डर में याद रखना हो तब तो ये और ज़्यादा मुश्किल होता है। पर इसका उपाय है मेरे पास। आप बस इस सेंटेंस को याद रखो, माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्टिस सर्व अस 9 पिकल्स। इस सेंटेंस से आपको हर प्लैनेट का नाम बिल्कुल अरेंज्ड ऑर्डर में याद रहेगा। दुनिया की सबसे ठंडी जगह कहाँ है? पृथ्वी पर है ना। पर क्या आपको पता है कि पूरे यूनिवर्स की भी सबसे ठंडी जगह पृथ्वी पर ही है? क्या आप अंटार्कटिका के बारे में सोच रहे हैं? जी नहीं, ये जगह है वॉल्फगैंग कैथेड्रल लैब, जो कि MIT इंस्टीट्यूट का फिजिक्स लैब है और यहाँ का एब्सोल्यूट टेम्परेचर 0.0001 केल्विन के आसपास का है, मतलब बहुत ठंडा। पर आप सोचे होंगे कि ये जगह इतनी ठंडी क्यों है, तो इसके पीछे की वजह है इस लैब में रखे दुनिया के सबसे ठंडे अल्ट्रा कोल्ड एटम पार्टिकल्स, जो कि इस लैब के टेम्परेचर को इतना नीचे गिरा देते हैं। आप सब जानते हैं कि दुनिया से जितने भी लोग स्पेस में जाते हैं वो सारे एस्ट्रोनॉट्स एक एडवांस स्पेस सूट पहनकर स्पेस में जाते हैं। पर क्या हो अगर कोई बिना स्पेस सूट के स्पेस में चला जाए? तो होगा ये कि जैसे ही कोई बिना स्पेस सूट के स्पेस में जाएगा, स्पेस के ठंडा होने की वजह से सिर्फ 20 सेकंड के अंदर ही वो पूरी तरह जम जाएगा। इतना जम जाएगा कि उसकी बॉडी में दौड़ने वाला खून भी फ्रीज कर जाएगा और इसके बाद उसका शरीर बड़ी तेजी से फूलने लगेगा और इतनी तेजी से फूलेगा कि एक ऐसा वक्त आएगा कि उसका शरीर पूरी तरह फट जाएगा। इसलिए बिना स्पेस सूट के स्पेस में जाना बहुत खतरनाक है। आपको तो पता ही है कि चांद हमसे बहुत दूर है, लगभग 3,84,000 किलोमीटर दूर। पर ये दूरी कितनी ज़्यादा है इसका अंदाजा आप लगा सकते हो? चलिए मैं आपको बताता हूँ। चांद हमसे इतना दूर है कि अगर आप वहाँ किसी कार से जाना चाहो ना तो आपको चांद पर पहुँचने में करीब 130 दिन लग जाएंगे, यानी लगभग 4 महीने। लेकिन वहीं आप किसी रॉकेट से चांद पर जाना चाहो तो आपको सिर्फ 13 घंटे लगेंगे। लेकिन अगर आप लाइट की स्पीड से चांद पर जाना चाहो ना तो आपको वहाँ जाने में सिर्फ और सिर्फ 1.5 सेकंड लगेंगे। है ना इंटरेस्टिंग। जब शुरुआत में चांद का निर्माण हुआ था, यानी कि आज से लगभग 4.5 अरब साल पहले, पता है उस वक्त चांद हमारी पृथ्वी से सिर्फ और सिर्फ 22,530 किलोमीटर दूर था। पर आज ये हमसे 3,84,400 किलोमीटर दूर है। पता है क्यों? क्योंकि चांद हमसे हर साल 1.5 इंच यानी कि लगभग 3.8 सेंटीमीटर दूर होता जा रहा है। अब चांद हमसे नजदीक था तब वो आज पृथ्वी से जितना बड़ा दिखता है उससे 3 गुना बड़ा ये पहले दिखता था। और उस वक्त चांद हमारी पृथ्वी पर कंट्रोल भी काफी ज्यादा रखता था। पर जैसे जैसे चांद दूर होता गया ये हमें छोटा दिखने लगा और इसका अर्थ पर जो कंट्रोल है वो भी धीरे धीरे कम होने लगा। यानी अब वो वक्त दूर नहीं जब चांद हमसे बहुत दूर चला जाएगा। क्या आपको पता है कि अगर आप 10 लाख परमाणु बम लो और उसे एक साथ फोड़ दो तो उन 10 लाख परमाणु बमों में जितनी ऊर्जा प्रोड्यूस होगी, हमारा जो सन है वो उतनी ही ऊर्जा को सिर्फ और सिर्फ 1 सेकंड में प्रोड्यूस कर देगा। सिर्फ 1 सेकंड में। मतलब आप समझ सकते हो कि सूर्य कितना पावरफुल है और इतनी ऊर्जा को सन हर सेकंड प्रोड्यूस भी करता है, भले ही हमें उसका असर नहीं दिखता क्योंकि सूर्य तो हमसे बहुत दूर है। क्योंकि सैटर्न यानी कि शनि जो है वो सूर्य से बहुत ज्यादा दूर है और पता है इसलिए हमें सूर्य पृथ्वी पर जितना बड़ा दिखता है, अगर हम सैटर्न पर जाएं तो ये हमें अर्थ के मुकाबले लगभग 10 गुना छोटा दिखेगा। और ये वजह है कि जितनी सनलाइट सैटर्न पर पहुंचती है उससे 90 गुना ज्यादा सनलाइट हमारी पृथ्वी पर आती है। हम सब जानते हैं कि पृथ्वी पर सूर्य पूरब में उगता है और पश्चिम में डूब जाता है
है ना। पर क्या आपको पता है कि अगर आप प्लूटो पर जाओ ना तो प्लूटो पर सूर्य पश्चिम से उगता है और पूरब में डूबता है, मतलब पृथ्वी के ठीक उल्टा, क्योंकि प्लूटो का जो रोटेटिंग डायरेक्शन है वो पृथ्वी से बिल्कुल उल्टा है। अर्थ पर का जो एवरेज सरफेस टेम्परेचर होता है वो कितने का होता है? ज़्यादा से ज़्यादा 40 डिग्री सेंटीग्रेड का, और इतने में ही हमारी जान जाने लगती है। पर क्या आपको पता है कि वीनस जो कि सोलर सिस्टम का सबसे गर्म प्लैनेट है, उसके सतह का एवरेज टेम्परेचर 450 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जो कि सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। पर आपके दिमाग में ये सवाल तो आया होगा कि सूर्य के सबसे नजदीक तो मरकरी है, तो लॉजिकली मरकरी को ही सोलर सिस्टम का सबसे गर्म प्लैनेट होना चाहिए, है ना। फिर वीनस कैसे? तो दरअसल मरकरी भले ही सूर्य के सबसे नजदीक है और इसलिए सूर्य की गर्मी भी सबसे ज्यादा मरकरी पर ही आती है, पर मरकरी के पास एटमॉस्फेयर नहीं है जैसे कि पृथ्वी या बाकी प्लैनेट्स पर, इसलिए वहाँ सूर्य की गर्मी तो पहुंचती है पर वहाँ बहुत ज्यादा देर तक रह नहीं पाती और इसलिए मरकरी टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर पाता। पर वीनस के पास एटमॉस्फेयर है और काफी घने बादलों वाला एटमॉस्फेयर है, जिससे मरकरी के बाद जो भी हीट वीनस पर पहुंचता है वो उसे अच्छे से रेगुलेट कर लेता है, और यही वजह है कि वीनस आज इतना ज्यादा गर्म प्लैनेट है। क्या आपको पता है कि प्लूटो अब तक का पाया गया इकलौता ड्वार्फ प्लैनेट यानी कि बौना ग्रह जिसके पास अपना एटमॉस्फेयर है। हाँ, ये बात अलग है कि प्लूटो का एटमॉस्फेयर इंसानों के सांस लेने के लिए काफी टॉक्सिक है, पर क्या आपको पता है कि प्लूटो का जो एटमॉस्फेयर है उसकी कंडीशन के साथ बदलता रहता है, क्योंकि जब वो रोटेट करते करते सन के बिल्कुल नजदीक पहुंचता है तब उसका एटमॉस्फेयर एक गैस का रूप ले लेता है, लेकिन जब प्लूटो सूर्य के बहुत दूर चला जाता है तब उसका एटमॉस्फेयर पूरी तरह फ्रीज कर जाता है। क्या आपको पता है कि सूर्य का निर्माण आज से लगभग 4.6 बिलियन साल पहले हुआ, और पता है ये आज से करीब 8 अरब साल बाद पूरी तरह खत्म भी हो जाएगा, क्योंकि उस वक्त ये एक रेड जायंट का रूप ले लेगा और उस वक्त ये सन वो नहीं होगा जिसे आज हम जानते हैं, बल्कि ये काफी बड़ा भी हो जाएगा और काफी ठंडा भी। अक्सर इस दुनिया से काफी सारे एस्ट्रोनॉट स्पेस में जाते रहते हैं, जिनमें बहुत से ऐसे होते हैं जो बिल्कुल सही सलामत पृथ्वी पर आते हैं, पर इतिहास में कई सारे एस्ट्रोनॉट ऐसे भी हुए जिनकी मौत लिटरली स्पेस में ही हुई, और ये हैं वो लोग। जैसा कि आप जानते हैं कि स्पेस बहुत ठंडा है, और क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ठंडा है तो लॉजिकली अगर आप पानी को स्पेस में ले जाओ तो उसे तो तुरंत जम जाना चाहिए, है ना। पर एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। अगर आप स्पेस में पानी को लेकर जाते हो तो वो सबसे पहले उबलेगा, जैसे नॉर्मली पानी उबलता है, पर उसे बिना हीट दिए उबलेगा और बाद में वो जम जाएगा, है ना। इंटरेस्टिंग बात। क्या आपको पता है कि जब अपोलो मिशन के दौरान नासा के एस्ट्रोनॉट्स चांद पर गए थे तो आते वक्त वो वहाँ से चांद की मिट्टी लेकर आए थे ताकि उन पर एक्सपेरिमेंट हो सके। तो पता है हाल ही में उस मिट्टी में एक पौधे को उगाया गया। वैसे ये पौधा चांद की मिट्टी में उग तो गया पर इसका ग्रोथ रेट काफी कम है, मतलब पृथ्वी की मिट्टी पर जितना तेज कोई पौधा बढ़ता है उससे कहीं ज्यादा कम। इस दुनिया से कई इंसान स्पेस में जा चुके हैं, पर सिर्फ इंसान ही नहीं, एक बंदर भी स्पेस में जा चुका है। जी हाँ, ये है वो चिंपांजी जिसका नाम था हैम।